नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान की जड़ों को खोदते हैं और पहुंचते हैं उस दौर में जब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का राज था, यानी 1858 से 1947 तक का समय। अगर आप उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये टॉपिक कितना कितना जरूरी है। तो चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे 1858 का वो ग्रेट शिफ्ट। फिर बात करेंगे कि कैसे भारतीयों को पहले बार प्रतिनिधित्व मिला। इसके बाद मॉर्ले मिंटो और मॉन्टफोर्ट सुधारों को समझेंगे। फिर आएगा सबसे बड़ा खिलाड़ी 1935 का एक्ट, जो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट है। और आखिर में स्वतंत्रता अधिनियम के साथ एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह से, एक ऐसी चिंगारी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल खत्म हो गया। पावर सीधी की सीधी ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी के हाथों में चली गई। और यहीं से हमारे संवैधानिक विकास का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। अब इस बहुत बड़े बदलाव को, इस ग्रेट शिफ्ट को कानूनी जामा पहनाने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए देखते हैं कि इस एक्ट ने क्या क्या बदल दिया। इस एक्ट ने, आप कह सकते हैं, पावर का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। देखिए, अब सत्ता का सोर्स सीधा ब्रिटिश क्राउन था। लंदन में एक नई पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और यहाँ भारत में जो गवर्नर जनरल होता था, उसका नाम बदलकर वॉइस रॉय कर दिया गया। वॉइस रॉय मतलब क्राउन का सीधा रिप्रेजेंटेटिव। और हाँ, कंपनी की जो पुरानी डबल गेम वाली सिस्टम थी ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और हाँ, यहाँ पर एक सवाल है जो एग्जाम में लगभग हर बार टपक पड़ता है। भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे? जवाब है लॉर्ड कैनिंग। ये नाम तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। एक मजेदार बात बताऊं, इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा गया था, मतलब भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम। खैर, ये भी एक छोटा सा फैक्ट है जो एमसीक्यूज में दिख सकता है। तो 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई भारतीयों को थोड़ा बहुत तो शासन में शामिल करना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू होता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स का सिलसिला। 1861 का एक्ट ये कई वजहों से बहुत स्पेशल था। पहली बार इंडियंस को कानून बनाने की प्रोसेस में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पर शामिल किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। ये क्या था? अरे बिल्कुल आज के कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह वाइसरॉय की काउंसिल के हर मेंबर को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया गया। इसके अलावा वाइसरॉय को इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की पावर मिल गई। और हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई, मतलब बॉम्बे और मद्रास को उनकी कानून बनाने की पावर वापस मिल गई। फिर आया 1892 का एक्ट। इसमें क्या हुआ? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या और बढ़ा दी गई। पर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि अब मेंबर्स को बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का हक मिल गया। सोचिए, ये एक बड़ी पावर थी उस समय। और यहीं से एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन की नींव पड़ी। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल खुले तौर पर नहीं किया गया था। इसके जगह रिकमेंडेशन यानी सिफारिश शब्द का इस्तेमाल हुआ। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपको एग्जाम में दूसरों से आगे ले जाती हैं। चलिए अब आते हैं दो बहुत ही बड़े रिफॉर्म्स पर जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया का पॉलिटिकल सीन हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं मॉर्ले मिंटो और मॉन्टफोर्ट सुधारों की। तो पहले बात करते हैं 1909 के एक्ट की, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसकी सबसे कुख्यात विशेषता थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत। मतलब मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम वोटर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकता था। और हाँ, इसी एक्ट के तहत पहली बार एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया। ये भी एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट यानी सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक कहा जाता है। ये टाइटल एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब कहानी को 10 साल आगे बढ़ाते हैं। साल था 1919 और एक और बड़ा एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, वो है प्रांतों में डायार्की यानी द्वैध शासन की शुरुआत।
तो ये डायरकी, ये था क्या आखिर? देखिए, बहुत सिंपल है। प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में बांट दिया गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। जो जरूरी सब्जेक्ट्स थे, जैसे पुलिस, फाइनेंस, वो गवर्नर ने अपने पास रखे, ये हो गए रिजर्व्ड। और जो बाकी थे, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वो इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए गए, ये हो गए ट्रांसफर्ड। मतलब पावर दी भी और नहीं भी दी। खैर, ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, पर इसने प्रांतों में एक तरह की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की शुरुआत तो कर ही दी थी। इस एक्ट में और भी बहुत कुछ था। सेंटर में पहली बार बाइकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई, बिल्कुल आज की लोकसभा और राज्यसभा की तरह। डायरेक्ट इलेक्शंस भी शुरू हुए, हालांकि वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। और वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट का ना, उससे सिखों, ईसाइयों और बाकी कम्युनिटीज तक भी फैला दिया गया। और अब हम आते हैं उस एक्ट पर जिसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसने सच में मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। इस एक्ट ने इतने बड़े बड़े बदलाव किए। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रपोजल रखा, पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। कुछ याद आया? जी हाँ, ये सिस्टम आज भी हमारे संविधान में है। प्रांतों में जो डायरकी थी, उसे खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी प्रांतीय स्वायत्ता दी गई। और जो सबसे जरूरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई और फेडरल कोर्ट, इनकी स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई थी। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, वो एक्ट जिसने भारत में ब्रिटिश राज को ऑफिशियली खत्म कर दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट ने ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 से भारत एक आज़ाद और सॉवरेन देश है। वाइसरॉय की पोस्ट खत्म कर दी गई और हमारी संविधान सभा को पूरी आज़ादी दे दी गई कि वो भारत के लिए जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती है। तो सब कुछ समझ आ गया? चलिए अब एक काम करते हैं, एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करते हैं, ताकि एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट्स एकदम पक्के हो जाएं। ओके, फटाफट याद करते हैं। 1858 वाइसरॉय, पहले कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1861 3 चीजें, पोर्टफोलियो, ऑर्डिनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन। 1892 इनडायरेक्ट इलेक्शन और बजट पर बहस। और 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। और फादर कौन? मिंटो। एकदम क्लियर? अच्छा, डायरकी कब शुरू हुई? 1919 में प्रांतों में। और ख़त्म कब हुई? 1935 में। आरबीआई और फेडरल कोर्ट कब बने? 1935 में। सेंटर में बाइकैमरलिज्म कब आया? 1919 में। और हाँ, 1861 वाले एक्ट के लिए वो छोटी सी ट्रिक याद है ना? POD, P फॉर पोर्टफोलियो, O फॉर ऑर्डिनेंस और D फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। है ना आसान? तो दोस्तों, आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, हमारे संविधान पर जो सबसे गहरा असर है वो 1935 के एक्ट का है। ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि हमारा संविधान कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि दशकों के संघर्ष और विकास का नतीजा है। अपनी तैयारी पर विश्वास रखिए। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।